हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गौरव। एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आपका 2019 में एग्ज़ाम पेपर हुआ था, उसका ये ऑफिशियल पेपर एनालाइज करने वाला हूं, जो मैंने लिया है 13/2/2019 को जो आपका एग्ज़ाम पेपर आया हुआ था, जिसका जो ये है पार्ट नंबर 9। यानी इससे पहले इसके जो 8 पार्ट हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उन्हें भी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उनका आपको लिंक मिल जाएगा, उसकी मदद से आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम ऑफिशियल पेपर जो आपका हुआ था उसको एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पेपर जो है ये एसएससी जीडी का है, जो आपका 2019 में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ था। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है, मैग्सन कार्लसन निम्न में किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि मैग्सन जो कार्लसन आपके एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं शतरंज यानी चेस से। किससे जुड़े हुए हैं? शतरंज यानी चेस से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें मैग्सन कार्लसन के बारे में, तो ये एक नॉर्वे के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। ठीक है, और ये 2004 में ग्रैंड मास्टर बने थे और उसके बाद ये 2013 में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं आपके शतरंज के। अब हम बात करते हैं शतरंज के बारे में। शतरंज जिसकी जो सर्वोच्च संस्था है वो है इसकी FIDE। कौन सी है? FIDE, जिसकी जो स्थापना होती है वो आपकी होती है 20 जुलाई 1924 को। कब की जाती है? 20 जुलाई 1924 को। अगर पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले इसमें जो टोटल सदस्य देश हैं, यानी इसमें जो टोटल देश जुड़े हुए हैं इससे, तो वो टोटल कितने हैं? तो वो हो जाएंगे आपके 195, यानी 195 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है जो आपका चेस यानी शतरंज होता है, इसमें जो टोटल वर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा, इसमें जो टोटल वर्गों की संख्या होती है वो होती है 64, यानी कि 64। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जो आपका शतरंज है इसकी उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है, तो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो आपके अपने भारत देश से मानी जाती है। ठीक है, अगर इसके वर्तमान में आपसे अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट पूछ ले तो वो आपके हो जाएंगे आर्केडी ड्राकविच। कौन हो जाएंगे? आर्केडी ड्राकविच। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शतरंज जो है इससे जुड़े हुए हैं आपके मैग्सन कार्लसन। ठीक है, अगर आपसे भारत में पूछ ले तो विश्वनाथ आनंद शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आम टीवी रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारे घरों में जो टेलीविज़न होता है उसमें जो रिमोट यूज किया जाता है उसमें जो आपकी किरणें यानी रेज जो उसमें वर्क करती हैं तो वो कौन सी होती हैं ये आपको बताना है। तो उसमें जो रेज वर्क करती हैं वो करती हैं इंफ्रारेड तरंगें। कौन सी तरंगें होती हैं? इंफ्रारेड तरंगें। ठीक है, इंफ्रारेड जो आपकी तरंगें हैं इनकी जो खोज है वो लगभग 1800 ईस्वी में हुई थी, जिनकी खोज की थी विलियम हर्शचेल ने। किसने की थी? विलियम हर्शचेल ने। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इंफ्रारेड जो आपकी तरंगें होती हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 से लेकर 37 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंफ्रारेड तरंगें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में कौन एकमात्र प्रोटीन का स्रोत नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चना, मछली, सोयाबीन और गेहूं। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोटीन का स्रोत नहीं माना जाता है। तो चना की अगर बात की जाए तो ये भी एक प्रोटीन का स्रोत है, मछली भी प्रोटीन
में पाया जाता है, मछली में, सोयाबीन में भी प्रोटीन आपका पाया जाता है, परंतु गेहूं में आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। यानी कि ये एक कोटेशन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कोटेशन किसने दी थी ये आपको बताना है। तो ये जो नारा आपका दिया गया था वो दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर जी तिलक के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें बाल गंगाधर तिलक से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, तो जब बात आती है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 23 जुलाई 1861 को। कब होता है? 23 जुलाई 1861 को। ठीक है, उसके बाद इनका एक उपनाम भी है जो होता है, यानी इनको जो जाना जाता है वो लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य जो पुस्तक है ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, आपसे पूछा जाता है जो गीता रहस्य नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखिएगा वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है, और आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने ही सन 1894 यानी 1894 में गणपत उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि गणपत उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, इनके बारे में वेलेंटाइन सरोल ने एक कोटेशन भी दी थी, यानी कि इनके बारे में कहा था कि ये एक भारतीय असंतोष के जनक हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया था। यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो सिद्धांत लिया हुआ है वो भारत ने किस देश के संविधान से लिया हुआ है, तो ये भारत ने जो लिया हुआ है वो आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो अगर आपसे पूछ ले राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत के किस संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन है, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर और आर्टिकल नंबर 51 और भाग 4 में लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो किसके लिए हुआ था, तो वो भी आपके राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के संविधान में जो मूल अधिकार जोड़े गए थे उसके लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जो आपके राज्यों के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसके बारे में जो केटी शाह की एक कमेटी चुनी गई थी, इन्होंने इसके बारे में क्या कहा था, तो याद रखिएगा इन्होंने कहा था जो राज्यों का जो नीति निर्देशक तत्व है यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, एयरफोर्स बाई ग्रुप एग्ज़ाम की या फिर एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 2021 में देने वाले हैं, तो आप लोग ये जो सीरीज़ चल रही है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की, तो इस सीरीज को ज़रूर से लगाइएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में किस जलीय जीव के गलफड़े नहीं होते हैं। यानी कि आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जलीय जीव होता है जिसके गलफड़े नहीं होते हैं। तो इनमें से जो आपका व्हेल जो मछली होती है इसके जो होते हैं वो गलफड़े नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कौन सा ऐसा स्तनधारी जो जीव है वो सबसे बड़ा है इस संसार में, तो याद रखिएगा वो व्हेल मछली ही ऐसी स्तनधारी जीव है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर
किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो जो आपका बृहदेश्वर जो मंदिर है ये आपका नायनमार धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका बृहदेश्वर जो ये आपका मंदिर है ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ठीक है, और यह एक हिंदू मंदिर है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये जो मंदिर है किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये हिंदू धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले बृहदेश्वर जो मंदिर है यह किस भगवान को समर्पित है, तो याद रखिएगा यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जो यह मंदिर बना हुआ है यह किससे बना हुआ है, तो याद रखिएगा यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरीके से ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट जो पत्थर होते हैं उससे पूरा बना हुआ है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले इस मंदिर को बनवाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, तो याद रखिएगा राजा चोल जो आपके प्रथम हुए थे इन्होंने ही बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर को। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले यह किस शैली में रूपित है, तो याद रखिएगा इसको द्रविड़ शैली में बनवाया गया है। ठीक है, और इसका एक नाम जो है वो पेरू बुटयार कोविल भी कहा जाता है, यानी कि अगर आपसे पूछ ले पेरू बुटयार कोविल जो मंदिर है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो वो बृहदेश्वर मंदिर का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कि चरक संहिता जो एक ग्रंथ है यानी जो चिकित्सा को समर्पित है, इस ग्रंथ में जो मानव शरीर की कुल हड्डियां बताई गई हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो वो आपकी हो जाएंगी 360, यानी कि चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव की जो हड्डियां बताई गई हैं वो 360 हड्डियां बताई गई हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चरक संहिता के बारे में। ठीक है, तो चरक संहिता जो एक ग्रंथ है यह एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। अगर आपसे पूछ ले चरक संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है, तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का आयुर्वेदिक ग्रंथ है। ठीक है, और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि चरक संहिता ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यह टोटल 8 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 8 भागों में इसको विभक्त किया गया है। और जो ये भागों में विभक्त किया जाता है इसको कहा जाता है स्थान। क्या कहा जाता है? स्थान। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले चरक संहिता ग्रंथ को जो लिखने का कार्य किया था यानी जो इसके लेखक हैं वो कौन है, तो याद रखिएगा इसके जो लिखने वाले जो लेखक हैं वो है अग्निवेश और चरक। कौन कौन है? अग्निवेश और चरक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 360। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ठीक है, 1 अप्रैल को आपका मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। 1 दिसंबर जो आपका लिखा हुआ है इस दिन आपका मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, और जो 12 जनवरी आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस दिन आपका युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में। ठीक है, तो मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए, आप लोगों को ऑप्शन को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, यानी कि आपको जो उड़ीसा वर्तमान में जो उड़ीसा नाम है इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था ये आपको बताना है। तो उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो था कलिंग। क्या था? कलिंग। ठीक है, अगर उड़ीसा की आपके राजधानी पूछ ले तो वो हो जाएगी भुवनेश्वर। ठीक है, और उड़ीसा में ही भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील पाई जाती है चिल्का झील, वो भी आपकी उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं पूरी तरीके से इसका एक्सप्लेन करने वाला हूँ राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। यह किस प्रकार से लगाया जाता है, इसको कौन लगाता है और किस आर्टिकल के तहत यह लगाया जाता है। ठीक है, तो जब बात आती है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, तो यह अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर अनुच्छेद नंबर 356 तक विद्यमान है। और इसके बाद जो आर्टिकल नंबर 360 है, इसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इस आपातकाल को कौन लगाता है या किसके आदेश पर यह लगाया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर इसको लगाया जाता है। अब तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक है, और उसके बाद पूछ लेगा आपसे कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, तो याद रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो आपका आपातकाल है वो राज्यों में लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वो यह जान लेता है कि उस राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, उसके बाद वहाँ का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है और उसके बाद उस स्टेट यानी उस प्रदेश में 2 महीने तक वहाँ पर जो आपातकाल है वो लगा सकता है। इससे अगर अधिक वो आपातकाल लगाना चाहता है तो उसको संसद जो होता है, आपका जो पार्लियामेंट होता है, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप जो संसद होगा वो उसकी अनुमति दे देगा तो उस राज्य में 6 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। ठीक है, और उसके इससे यानी 6 महीने से अगर उस राज्य में 6 महीने से अधिक वहाँ पर आपातकाल लगाना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अभी तक जो आपातकाल लगाया गया है भारत में वो सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में लगाया गया है, तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में अभी तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। ठीक है, अगर पूछ ले सबसे पहले किस प्रदेश में लगाया गया था, तो सन 1951 में पंजाब प्रदेश में सबसे पहले आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर हमने आपको बता ही दिए, आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 356 तक जो आपका आपातकाल है वो लगाया जा सकता है और आर्टिकल नंबर जो आपका 360 है उसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 356 यानी आर्टिकल नंबर 356 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है वो आपातकाल लगा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस देश से प्रेरित है, यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो उपन्यास जो नोवेल लिखा गया है वो किस देश से प्रेरित है। तो याद रखिएगा यह जो उपन्यास जो लिखा गया है वो भारत देश से प्रेरित है, क्योंकि इसको जो लिखने का कार्य किया था वो किया था अरुंधति रॉय ने। किसने किया था? अरुंधति रॉय ने। और इसी आपका जो उपन्यास है, इसी उपन्यास के लिए इनको जो बुकर अवार्ड है वो भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो याद रखिएगा 500 करोड़ जो टोटल राशि थी वो आवंटित की गई थी ऑपरेशन ग्रीन के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसके लिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो अभी तक हमारे जो भाइयों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उन दोस्तों या भाइयों के पास शेयर करिएगा जो 2021 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो 2019 में आपका आया हुआ था एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्न में कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में वित्तीय सर्वेक्षण जो रिपोर्ट होती है उसको प्रस्तुत करता है। तो वित्तीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जो प्रस्तुत करने का जो कार्य करता है उस मंत्रालय का नाम है वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय इस रिपोर्ट को पारित करता है? तो वित्त मंत्रालय इस रिपोर्ट को
आपका पारित करता है। तो अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो कौन है, तो श्री निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत का प्रायद्वीप पठार निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। गोंडवाना जो आपकी भूमि है इसी से संबंधित है या इसी का हिस्सा है आपका प्रायद्वीपी पठार। तो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्न में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा या फिर आपसे पूछ ले वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। जो ये आपकी गोदावरी नदी है ये त्रिवेंकेश्वरम जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है यहाँ से ये निकलती हैं और जो बंगाल की खाड़ी है आपके पश्चिम बंगाल में यहीं पर ये विलीन हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले इनकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, तो याद रखिएगा इनकी जो टोटल लेंथ है वो 1465 किलोमीटर इनकी टोटल लेंथ है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। तो हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जो ये आपकी निकलती हैं वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, मानसरोवर जो तिब्बत में जो झील है वहाँ से ये निकलती हैं। ठीक है, और ये भारत के मात्र 2 राज्यों से होकर निकलती हैं, यानी भारत के मात्र ये 2 राज्यों में बहती हैं। एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, दूसरा आपका असम हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है, 2900 किलोमीटर। इनका जो थोड़ा सा जो भाग है वो भारत में यानी तिब्बत और बांग्लादेश में हो जाता है, इसलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। तो अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएंगी गंगा, जिनकी जो टोटल लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर। कितनी है, 2500 किलोमीटर। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये आपके जो 3 देशों में बहती है, यानी भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। बांग्लादेश में इनको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये जो सुंदरबन का जो डेल्टा है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर बनाती हैं, और जहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती हैं उस जगह को या उस घाट को पद्मा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया है। अब बात करते हैं 17 की। कह रहा है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है। यानी कि जो आपका कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक जो एक चित्रण है या चित्रकला है वो किस गुफा में प्रदर्शित की गई है या चित्रित की गई है, तो उस गुफा का नाम है एलोरा। कौन सी गुफा में, एलोरा। एलोरा की जो गुफाएं हैं इनका जो मूल नाम है वो बेल्लूर की गुफाएं भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ठीक है, और इनको जो बनवाने का कार्य किया गया था वो राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें जो टोटल गुफाएं हैं वो 34 गुफाएं विद्यमान हैं, और ये गुफाएं जो हैं ये आपकी 3 धर्मों से संबंधित हैं, यानी हिंदू से भी संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं और जैन धर्म से भी संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलोरा की गुफाएं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एयरफोर्स के बाई ग्रुप एग्जाम में भी पूछा गया है और एसएससी जीडी में भी ये कई बार रिपीट हुआ था। तो राज्यसभा का जो आपका पदेन सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो आपका पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति जिनके लिए जो आर्टिकल नंबर है, एक आर्टिकल नंबर आपका 64 हो जाएगा और आर्टिकल नंबर 89 यानी उपराष्ट्रपति का इसमें जो लेखा जोखा है वो विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो कितनी है, तो इसके लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आपसे पूछ सकता है कि जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो उसमें से जो सदस्य भाग लेते हैं वो
कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, और इनको जो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और वर्तमान में जो आपके 13वें जो उपराष्ट्रपति हैं वो एम वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द बैंकिंग भाषा के प्रयोग में नहीं होता है, यानी कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा शब्द है वो बैंकिंग भाषा के में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ शून्यकाल, ऑप्शन नंबर बी में देखें तो लिखा हुआ संप्रेषित ब्याज दर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और रेपो रेट आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है शून्यकाल, तो ये जो शब्दावली है ये आपके बैंकिंग भाषा में प्रयोग नहीं की जाती है। तो ये जो आपका शब्द है ये आपका लोकसभा की जो कार्रवाई होती है यानी कि 12 बजे की बाद की जो कार्रवाई होती है उसको शून्यकाल कहा जाता है, यानी कि 11 से 12 बजे तक जो कार्रवाई होती है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है और 12 बजे के बाद की जो कार्रवाई होती है उसको शून्यकाल कहा जाता है लोकसभा में। ठीक है, और ये जो आपका शून्यकाल होता है इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि शून्यकाल क्या होता है। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द लॉन्ग बैक टू फ्रीडम निम्नलिखित में किसकी आत्मकथा है। तो द लॉन्ग बैक टू फ्रीडम जो आत्मकथा है वो संबंधित है आपकी नेशनल मंडेला से। किससे? नेल्सन मंडेला से, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं और ये पहले वहाँ के अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे और इनको भारत की तरफ से यानी भारत सरकार की तरफ से आप यहाँ का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न उससे भी नवाजा जा चुका है आपके नेल्सन मंडेला को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 21 कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल के अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वसा के जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है वो करता है पित्त रस। कौन सा करता है? पित्त रस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय खेल किस दिन मनाया जाता है, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय खेल आपका मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है या किस दिवस को मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अब बात कर लेते हैं कि 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। तो 29 अगस्त 1705 को इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में जन्म हुआ था हॉकी के महान जादूगर ध्यानचंद का। किनका? मेजर ध्यानचंद जी का। उन्हीं के जन्मदिन की जो आपका जन्म दिवस है उसकी स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, अगर हम बात करें आपके मेजर ध्यानचंद जी के बारे में तो इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और ये 3 बार भारतीय हॉकी टीम विजेता के भी सदस्य रहे थे। ठीक है, और इन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी हुई है जिसको जाना जाता है गोल के नाम से। किस नाम से? गोल के नाम से। ठीक है, चलिए तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 अगस्त। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कह रहा है निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में संगाई उत्सव मनाया जाता है। तो ये जो आपका संगाई जो उत्सव है ये मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में। और ये जो आपका उत्सव मनाया जाता है संगाई उत्सव वो मनाया जाता है वहाँ का जो संगाई हिरन होता है मणिपुर का उसको बचाने के लिए तथा टूरिज्म बढ़ाने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है आपके नवंबर महीने में। ठीक है, और मणिपुर का जो आपका राष्ट्रीय पशु भी है वो आपका हिरन है, यानी संगाई हिरन भी आपका मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, चलिए तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एम एस स्वामीनाथन
किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो एम एस स्वामीनाथन जो हैं ये आपके कृषि से संबंधित हैं, क्योंकि इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भारत में हरित क्रांति लाने का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने टोटल 25 क्वेश्चन लिए थे, और आपका जो 13 आपका फरवरी में जो आपका ऑफिशियल एग्ज़ाम पेपर हुआ था एसएससी जीडी के लिए, उसको हमने एनालाइज किया। वो उसके जो ऑफिशियल प्रश्न थे उसको हमने आपको बताया। एक्सप्लेन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे आपको, ये जो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय